हेलो बच्चों, क्या हाल? सही है? चल रहा है? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक? हम्म। सॉलिड स्टेट समझ में आना चालू हुआ है? कुछ पिक्चर बनना चालू हुई है? नहीं, थोड़ा टाइम लगता है शुरू शुरू में, लेकिन फोर्स करना पड़ता है अपन को। धीरे धीरे करके पिक्चर बनने लग जाती है दिमाग में। इसमें एडवाइस यही है कि आप लोग एनसीईआरटी में जो डायग्राम बने हुए हैं उसको यूज़ करो। आप अभी तो नेट भी है, तो चाहो तो जो टर्म्स अपन यूज़ कर रहे हैं उसका कोई गूगल करके भी देख सकता है कि किसका मीनिंग क्या है, तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक्चुअली 3 डायमेंशन में चीज़ें हैं, तो 2D में बोर्ड पे बनाना, फिर देन विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है शुरू शुरू में। लेकिन एक बात मैं बोल दूं कि सॉलिड स्टेट अमॉन्ग ईजीएस्ट चैप्टर्स में से एक है और इम्पॉर्टेंट भी। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है, शुरू शुरू में विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम है नो डाउट, लेकिन अपन कोशिश करते रहते हैं तो चीज़ें दिखने चालू हो जाती हैं। और एक बार दिखने लग जाएगा तो जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लग रही होती हैं वही चीज़ें आसान भी लगने लग जाती हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोशिश करो, हो जाएगा। और बाकी नहीं होगा तो अपन डाउट्स में भी डिस्कशन कर लेंगे, किसी को भी कुछ पूछना होगा तो वो अपन से पूछ सकता है। ठीक है, मैंने लास्ट टर्न पर एक यूनिट सेल बताया था जिसके बारे में कुछ डिस्कशन सामने आया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखा था, यूनिट सेल किस तरह का है देखा था, और एक टर्म मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग था कि किसी एक एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो नंबर 6 आया था। और मैंने ये बोला था कि 6 विजुअलाइज करने के लिए हमें एक यूनिट सेल के अगल बगल में भी जो यूनिट सेल्स हैं उनको भी कंसीडर करना होता है, क्योंकि एक यूनिट सेल से वो पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो वो देखा था जिसमें ये बात सामने आई थी कि कोई भी एटम अगर कॉर्नर पर है तो वो एक साथ 8 क्यूब्स के लिए कॉमन होता है। तो 8 क्यूब्स वाले जो भी एटम्स थे एडजेसेंट कॉर्नर वाले वो उसको टच कर रहे होते हैं, इस तरह से वो दिखाई पड़ता था। इसके अलावा अपन ने एक और नाम यूज किया था, रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल का मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, मतलब इफेक्टिवली किसी एक यूनिट सेल में कितने एटम लाई कर रहे हैं। तो वैसे तो दिख रहा था कि 8 कॉर्नर है तो 8 एटम्स हैं, लेकिन एक्चुअल इफेक्टिवनेस उनकी वन ही आई थी, क्योंकि जो भी कॉर्नर पर एटम है वो साइमल्टेनियसली एक एटम 8 क्यूब्स के लिए होता है, मतलब 8 क्यूब्स में वो बढ़ता है। और इसलिए किसी एक क्यूब में जो उसका पोर्शन लाई करता है दैट इज ओनली 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम। और इस तरह से 1/8 आठों एटम्स के कंसीडर करें तो हमें टोटल नंबर 1 दिखाई पड़ता है। ठीक बात है, तो ये बातें अपन को समझना है और समझते हुए याद भी रखना है। आगे अपन इसी में बात करते हैं। तो इसी में एक चीज और हमें डिस्कस करनी है, तो मैं एक बार दोबारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम बना रहा हूँ। ये क्यूब है और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो ये एक एटम, ये दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, छठवां एटम, सातवां एटम और आठवां एटम। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस डायग्राम में तो नहीं दिखाई पड़ रहा कि एटम टचिंग पोजीशन पर है, लेकिन एडजेसेंट वाले टच करते हैं। अब अगर टच करते हैं तो हमें एक बात यहाँ पर ये भी बतानी होती है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। मतलब कहने का ये है, सॉरी, एज लेंथ का मतलब यहाँ पर जो यूनिट सेल क्यूब अपन ने पढ़ी है उसकी एज लेंथ अगर हम ए बोल लें, और जो एटम यहाँ लिखा हुआ है उसकी रेडियस को अगर आर बोल दें, तो उनमें क्या रिलेशन होगा, ए और आर के बीच का रिलेशन किस तरह का होगा। तो जैसा हमें पता है, अगर मैं इसका फ्रंट व्यू या टॉप व्यू अलग से शो करूं तो ये पिक्चर कुछ इस तरह की दिखाई पड़ेगी। टॉप व्यू जिसमें एक फेस एट अ टाइम दिखेगा और उस फेस पर जो कॉर्नर्स होंगे उनके एटम इस तरह से टचिंग पोजीशन पर दिखाई पड़ेंगे। ये ऐसी कहानी हो इस टाइप का, या फ्रंट व्यू भी ऐसा दिखाई पड़ेगा। और इसमें देख सकते हैं कि अलोंग एज जो एटम प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और अगर टच कर रहे हैं और एज लेंथ अगर ए है तो हम इस डायग्राम को देखकर बता सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस विल बी इक्वल टू ए विल बी इक्वल टू 2r। मतलब इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये रिलेशन आता है। क्लियर है?
एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इज इक्वल टू 2r। समझना है और याद भी रखना है, ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट अपन यूज में लेंगे आगे तो देखेंगे। ठीक, इसके अलावा और क्या समझना है, तो एक नाम आता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या इसी को पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं। पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि इफेक्टिवली जो भी यहाँ पर यूनिट सेल दिखाया जा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एटम्स ने पोजीशंस ऑक्यूपाई की हैं, तो इफेक्टिवली पूरे क्यूब का, एक यूनिट सेल एक क्यूब है, पूरे क्यूब का कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, या ये कह लें द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम्स is called packing fraction. Fraction of total volume of unit cell occupied by atoms is called पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको मैथमेटिकली पैकिंग फ्रैक्शन को शॉर्ट में PF ऐसे लिख देते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी हो सकता है, इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का क्या वॉल्यूम है और उसमें एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई। मतलब इसको तुम ऐसा समझ सकते हो जैसे क्लास में बेंचेस हैं और उन बेंचेस की कैपेसिटी ये है कि हम टोटल 100 स्टूडेंट्स को क्लास में फिल कर सकते हैं, 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अब सपोज कि किसी दिन क्लास में 100 की जगह 50 स्टूडेंट ही बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्लास की पैकिंग इफिशियंसी उस समय कितनी है, तो वो 50% कहलाएगी, क्योंकि आधा परसेंट मतलब आधा क्लास भरी हुई है, स्टूडेंट से आधी क्लास भरी हुई है, तो दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। या परसेंट में उसी को लिखेंगे तो 50% बोला जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसी तरह से यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय एटम, तो वो पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। अब अगर इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो उससे पहले जैसे हम ये मानते हैं सॉलिड स्टेट पढ़ते समय कि जो भी एटम्स हैं दे आर स्फीरिकल, और अगर उनकी रेडियस r है तो एक एक एटम का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर अपन को लिखना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, दैट इज z, मल्टीप्लाइड बाय एक एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू a क्यूब। एज लेंथ अगर a है तो वॉल्यूम विल बी a क्यूब। और इस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन का जनरल फॉर्मूला है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही परसेंट कहला देगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का। अब अगर हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो हम इसमें डेटा पुट करें यहां से, तो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू z की वैल्यू अपन को पता है 1 इंटू 4/3 पाई r का क्यूब, डिवाइडेड बाय एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन अपन को पता है a इज इक्वल टू 2r, तो ये वैल्यू आएगी इस तरह से, और r कट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा π/6, π/6 सॉल्व करके, और π/6 को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू लगभग 0.52 समथिंग आती है, लगभग 0.52। इसी को परसेंटेज में लिखें तो ये लगभग 52% कहलाता है। मतलब कहने का ये है कि इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 50% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, 50% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है। तो इस तरह से पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अपनी यहाँ से 52% आ रही है। यहीं पर एक वर्ड और भी यूज होता है, वॉइड फ्रैक्शन भी बोला जाता है।
वॉइड फ्रैक्शन। वॉइड फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन का उल्टा, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, दैट इज कॉल्ड वॉइड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड। और अगर वो निकालना है तो जो नंबर यहाँ पर आया है इसको 1 से माइनस कर दे, मतलब टोटल वॉल्यूम 1 जिसमें से फिल्ड वॉल्यूम 0.52, तो खाली वॉल्यूम कितना होगा 1 माइनस 0.52, दैट विल बी इक्वल टू 0.48, या हम 48% भी बोल सकते हैं कि 48% वॉल्यूम यूनिट सेल का खाली। ठीक बात है, मतलब कहने का ये है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के ये रिजल्ट्स हैं। अब अगर रिजल्ट्स पर ध्यान दें, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन, जैसे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू, ये नंबर्स फिक्स्ड हैं। मतलब कहने का ये है चाहे कोई भी एलिमेंट हो, से फॉर एग्जांपल x या y या z, उनका एटॉमिक वेट कुछ भी हो, उनकी रेडियस कुछ भी हो, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सभी में इन्वॉल्व है तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू फिक्स्ड ही आएगी, दैट विल बी 52%। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू भी फिक्स्ड ही आएगी, दैट विल बी 6। इसके अलावा एज लेंथ रेडियस का रिलेशन भी हमेशा सेम ही होगा, a विल बी इक्वल टू 2r, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि x और y और z की रेडियस क्या है उसके हिसाब से यूनिट सेल की एज लेंथ अलग हो सकती है, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन सेम ही होगा। मतलब तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पैकिंग फ्रैक्शन अपने आप में एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि हमने यूनिट सेल के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन निकाला है, अब हमारे पास पूरा सॉलिड भी दे दिया जाए तो उस पूरे सॉलिड में भी कहानी यही होगी कि पूरे सॉलिड का 52% वॉल्यूम फिल्ड होगा और 48% वॉल्यूम एम्प्टी होगा, वॉइड होगा। ठीक बात है, तो ये कहानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की है। और जो डिस्कशन हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अभी देखा, सिमिलर डिस्कशन हमें बाकी यूनिट सेल्स के लिए भी पढ़ना है और उनके रिजल्ट्स निकालने हैं, उन रिजल्ट्स को याद रखना है, उन रिजल्ट्स को कंपेयर भी करना है कि सिंपल क्यूबिक में ये था, इसमें ये है, उसमें ये है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, मैं हटा रहा हूं इसको। इसमें एक टर्म मैं और बता दे रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, जिसकी वैल्यूज हमसे कैलकुलेट करवाई जाती है, डेंसिटी। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि डेंसिटी अपने आप में एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सभी को पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर अपन यहाँ यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, अगर यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लें तो जो यूनिट सेल की डेंसिटी आएगी वही पूरे सॉलिड की भी डेंसिटी होगी। मतलब डेंसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि मैटर का छोटा पार्ट लिया गया है या बड़ा पार्ट लिया गया है, क्योंकि जितना बड़ा पार्ट होगा उसी प्रोपोर्शन में मास बढ़ेगा, उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए डेंसिटी की वैल्यू फिक्स्ड बनी रहेगी। ठीक है, तो अगर हम यूनिट सेल के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करके डेंसिटी निकालें या डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला निकालें, तो जैसे डेंसिटी का मतलब हो गया मास of atom in a unit cell, mass of atoms या constituent particle भी हो सकता है, in a unit cell divided by volume of unit cell, volume of unit cell। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो अपन को पता है क्यूब है तो ए क्यूब ही होगा, और मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और हर एटम का कितना मास है। तो जैसे एक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का मास। तो जैसे अपन को ये पता होता है कि एक एटम का मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, लेकिन उसकी यूनिट होती है AMU। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन का एटॉमिक मास 56 है, तो एक एटम का मास होगा 56 AMU। सल्फर एटम का मास 32 है,
32 AMU है। लेकिन अपन डेंसिटी जब निकालना चाहते हैं तो वो ग्राम पर ml में निकालते हैं, तो हमें यहाँ पर एटम का मास ग्राम में पुट करना होता है। तो अगर AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, क्योंकि रिलेशन होता है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 बाय Na ग्राम। तो अगर हमने माना कि किसी एक एटम का एटॉमिक वेट m है, तो एक एटम का वेट m AMU हो गया और उसको ग्राम में लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू m बाय Na ग्राम। और इस तरह से ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है एटम्स का मास और नीचे लिखा है यूनिट सेल का वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालते समय जो एज लेंथ लिखी जाए, क्योंकि इन जनरल हम डेंसिटी ग्राम पर ml में यूज करते हैं, तो उस समय एज लेंथ होनी चाहिए सेंटीमीटर में। एज लेंथ सेंटीमीटर, तो एज लेंथ का क्यूब दैट इज सेंटीमीटर का क्यूब, दैट विल बी ml या सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो एज लेंथ शुड बी इन सेंटीमीटर। हमें इन जनरल क्वेश्चंस में ये डेटा एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में दिया होगा, तो अपन को कन्वर्जन फैक्टर्स पता होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, या 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो वो हम इसको यूज करके यहाँ पर डेटा पुट कर सकते हैं। तो ये भी जनरल फॉर्मूला है डेंसिटी निकालने के लिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू m बाई Na इंटू A। ठीक, तो अब निकाल नहीं रहे हैं डेंसिटी, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के केस में डेंसिटी अलग अलग आएगी, क्योंकि एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं, रेडियस अलग अलग होगी तो एज लेंथ अलग अलग आएगी। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट यूनिट सेल पर आते हैं। Next unit cell is body centered cubic unit cell. Body centered cubic unit cell. शॉर्ट में इसको BCC लिखा जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिमिलर डिस्कशन जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में किया गया, सेम टाइप का। तो सबसे पहले यूनिट सेल को डिस्क्राइब कर लें। तो जैसे डायग्राम में ये यूनिट सेल क्यूब है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर as well as at the corner as well as कहाँ पर होगा, एट द बॉडी सेंटर, मतलब क्यूब की बॉडी के सेंटर पे। तो इस तरह से ये कहलाता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर जो बॉडी के सेंटर वाला एटम है वो टच करता है कॉर्नर वाले एटम्स को, कॉर्नर वाले एटम्स के साथ टचिंग पोजीशन पर होता है। और कॉर्नर वाले एटम्स, एडजेसेंट कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, क्योंकि उनके बीच में स्पेस आ जाता है। उसका रीजन ये है कि एक बड़ा एटम बीच में रखा है, तो जिसको एडजस्ट करने के लिए इनको थोड़ा थोड़ा खसकना पड़ता है। जैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट में अपन ने देखा था कि एडजेसेंट कॉर्नर वाले एटम टच कर रहे थे, इस केस में नहीं है। मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये है कि बॉडी सेंटर्ड एटम मतलब जो बॉडी के सेंटर पर है उसको बॉडी सेंटर्ड एटम बोल देते हैं। एटम टचेस corner or each corner atom, each corner atom, but adjacent corner atoms do not touch each other, do not touch each other, वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर पाते। ठीक बात है, ये इंफॉर्मेशन है। ये अगेन ओपन स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन किसको टच कर रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं है, तो कंप्रेसिबल नहीं है कि कोई ना कोई तो किसी ना किसी को टच कर ही रहा होगा, इसीलिए स्पेसिंग नहीं आ रही। ठीक बात है, इसमें ये इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी डिस्कशन करें। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए?
सोच के बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। तो जैसे लैंग्वेज से भी दिख रहा है, डायग्राम में भी दिख रहा है कि यहाँ पर बॉडी के सेंटर वाला एटम सभी कॉर्नर वालों को टच कर रहा है, और कितने कॉर्नर वाले एटम्स हैं? 8। तो इसका मतलब बॉडी के सेंटर वाला एटम 8 कॉर्नर वालों को टच कर रहा है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू हुई 8, समझ सकते हो। लेकिन अगर यही बात पूछी जाए कॉर्नर वाले एटम के लिए कि कॉर्नर वाले एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं, तो शायद तुम्हारा आंसर 1 होगा, क्योंकि ये इसको टच कर रहा है, कॉर्नर वाला बॉडी के सेंटर वाले को टच कर रहा है और एडजेसेंट कॉर्नर वाले एटम्स को टच नहीं कर रहा है, तो आंसर तुम्हारा 1 होगा। लेकिन आंसर इसका भी 8 ही है एक्चुअली। अब उसे देखने के लिए अगेन हमें अपने व्यू को बड़ा करना पड़ेगा, एक यूनिट सेल से ये इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई पड़ेगी। एक बात मैं यहीं पर बता दूं, इन जनरल अगर किसी भी सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो पोजीशन अलग अलग दिख सकती है हमारे परसेप्शन के हिसाब से कि ये बॉडी के सेंटर पर है, ये कॉर्नर पर है, लेकिन हर एटम की सराउंडिंग सेम होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सॉलिड दे दिया जाए तो हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये बॉडी के सेंटर वाला एटम है और ये कॉर्नर वाला एटम है। मतलब जो सराउंडिंग बॉडी के सेंटर के चारों तरफ दिखेगी वही कॉर्नर वाले की भी दिखेगी। तो बात आती है वो तो दिख नहीं रहा, कैसे, ये कैसे बोल दिया गया? तो इसे देखने के लिए फिर से मैं बड़ा डायग्राम यूज कर रहा हूं। एक यूनिट सेल में ये पूरी पिक्चर नहीं दिखाई पड़ती, जैसे मैंने एक बड़ा क्यूब बनाया है और उसको 8 छोटे क्यूब्स में बांट रहा हूँ। 8 छोटे क्यूब्स में अगर उसको डिवाइड करें तो वो चीजें अपन को दिखाई पड़ेंगी। ये 8 छोटे क्यूब्स में बांटा है, इसमें से मैं एक क्यूब को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। टोटल ये 8 क्यूब्स हैं, एक क्यूब को अगर हाईलाइट कर दें, इस तरह के टोटल 8 क्यूब्स हैं। देखो ध्यान से, सोच सकते हो। अब इसमें कोई एक एटम बॉडी के सेंटर पर, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर 8 क्यूब्स के बॉडी के सेंटर पर इस तरह का एटम होगा। और अगर मैं इस कॉर्नर वाले एटम पर फोकस करूं तो ये कॉर्नर वाला एटम 8 क्यूब्स के लिए कॉमन है, इसके पहले भी अपन की बात हो चुकी है। तो जो भी 8 क्यूब्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं, हर 8 क्यूब्स के बॉडी के सेंटर वाले एटम इसको टच करेंगे। इसका मतलब टोटल कितने एटम्स इसको टच कर रहे हैं? 8। समझ में आता है? मतलब जिस तरह से पोजीशनिंग हमें इस बॉडी के सेंटर वाले एटम की इस डायग्राम में दिख रही है, सिमिलर पोजीशनिंग कॉर्नर वाले एटम्स की भी है। मतलब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम सारे बॉडी के सेंटर वाले एटम, मान लेते हैं कि पीछे की बॉडी के सेंटर पर ये है, ऐसे ही यहाँ पर है, अगर मैं सारे बॉडी के सेंटर वाले एटम्स को मिला लूं, ऐसे ही नीचे वालों में भी होगा, नीचे वालों में भी है, अगर मैं सारे बॉडी के सेंटर वाले एटम्स को मिला लूं इस तरह से, तो ये दिखाई पड़ेगा कि ये आपस में क्यूब बना रहे हैं। शायद इसमें वो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा ना हो पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करना, ये आपस में क्यूब बनाते दिखाई पड़ेंगे। और उस क्यूब के बॉडी का सेंटर, जो ये नया क्यूब दिखाया जा रहा है, उस क्यूब के बॉडी के सेंटर पर कॉर्नर वाला एटम होगा। मतलब जिसको सो कॉर्ड हम कॉर्नर वाला एटम समझ रहे हैं, वो तो बॉडी के सेंटर वाला निकला, या जिसको हम सो कॉर्ड बॉडी के सेंटर वाला समझ रहे हैं, वो कॉर्नर वाला निकला। मतलब कहने का ये है कि यहाँ इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो कॉर्नर वाले एटम्स क्यूब बना रहे हैं, सिमिलरली बॉडी के सेंटर वाले एटम्स भी क्यूब बना रहे हैं, और ये दोनों क्यूब्स एक दूसरे में फ्यूज्ड हैं इस तरह से कि एक क्यूब का कॉर्नर दूसरे क्यूब के बॉडी का सेंटर। दो क्यूब्स ऐसे फ्यूज कर रहे हैं कि एक क्यूब का कॉर्नर दूसरे क्यूब के बॉडी का सेंटर है।
और इसीलिए हम कॉर्नर वाले को बॉडी का सेंटर भी बोल सकते हैं, बॉडी के सेंटर वाले को कॉर्नर वाला भी बोल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 8 ही आता है। ये तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कॉर्नर वाला और बॉडी का सेंटर वाला देखते हैं, लेकिन अगर अपन ब्रॉडर व्यू रखें तो हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बॉडी का सेंटर वाला है, कौन सा कॉर्नर वाला है। तो आइडिया ये ठीक बात है, याद रखना है कि ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगेन रैंक ऑफ यूनिट सेल की बात करें, Z की वैल्यू, तो Z की वैल्यू एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर हमें बताना है कितना आएगा, तो इस केस में 8 तो कॉर्नर वाले एटम्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, क्योंकि वो 8 यूनिट सेल में लाई करते हैं। इसके अलावा एक बॉडी के सेंटर पर भी एटम है और वो पूरी तरह से बॉडी के सेंटर पर ही होता है, इसलिए उसकी इफेक्टिवनेस 1 आएगी। तो टोटल इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस केस में आएंगे 2, ठीक है। Z की वैल्यू 2 है। इसके अलावा एज लेंथ और रेडियस के रिलेशन की बात करें कि एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन क्या है, तो हमेशा एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन पाने के लिए हमें वो डायरेक्शन ढूंढनी होती है जिसमें हम ये एश्योर्ड हो कि किस डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टचिंग पोजीशन पर होंगे। तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम अलोंग बॉडी डायगोनल देखें, अलोंग बॉडी डायगोनल, तो ये इस पर प्रेजेंट एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। अगर अपन अलोंग एज देखें, एज, तो एज के अलोंग तो बीच में गैप है, मैंने पहले ही बताया था गैप है, तो वहां पर एटम टचिंग पोजीशन पर नहीं होंगे, अलोंग बॉडी डायगोनल टचिंग पोजीशन दिखेगी। तो अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें, जैसे हम ये मानते हैं कि एज लेंथ हमारी a है, रेडियस r है, तो बॉडी डायगोनल अलग से मैं बना रहा हूं, बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल पर एटम्स को भी शो करें तो एक बॉडी के सेंटर पर है कुछ इस तरह का, और 2 कॉर्नर पर है कुछ इस तरह का। और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी आएगी अगर एज लेंथ a है तो a√3। कैसे? जैसे अगर अपन से पूछा जाए फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, तो ये आएगी a√2। फेस डायगोनल मतलब फेस का डायगोनल, ये a है, ऐसे ये भी a है, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये आएगा a√2, और ये भी a है, a, और ये बेस a√2 है, तो ये वैल्यू बॉडी डायगोनल की वैल्यू आएगी a√3। और अगर ये r है, ये भी r है, r है, ये भी r है, तो क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है a और r का? a√3 इज इक्वल्स टू 4, a√3 इज इक्वल्स टू 4। समझ में आता है? a√3 इज इक्वल्स टू 4। इसके पहले वाले केस में अपन ने देखा था a इज इक्वल्स टू 2r सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर क्यूबिक में √3 इज इक्वल्स टू 4r। रिजल्ट याद भी रखना है, ठीक है। आगे बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की, यहाँ पर भी पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट करते रहे ना नोट्स कॉपी में, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें समझने के साथ में याद भी रखना है। पैकिंग फ्रैक्शन इस केस में कितना आता है, तो मैं सीधे डेटा पुट करूं तो z की वैल्यू 2 इंटू 4/3 पाई r का क्यूब अपॉन a की वैल्यू अगर पुट करें तो यहां से आ रही है 4/√3 r का क्यूब, z 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब, ये लिखा हुआ है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो r कट जाएगा, और इसके अलावा ये वैल्यू आती है ऊपर 8 और ये 4 का क्यूब 64, तो ये नीचे आएगा 8, और ये 3 और 3 का क्यूब, और ये ऊपर जाएगा तो √3, तो ये वैल्यू 3 कट जाएगा और आएगा √3 पाई/8, √3 पाई/8। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आती है लगभग 0.68 या 68%, लगभग, डेसिमल में और भी डेटा आएगा तो ये नंबर आता है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो सिंपल क्यूबिक में ये नंबर आया था 52% और बॉडी सेंटर क्यूबिक में ये नंबर आ रहा है 68%। मतलब कौन ज्यादा क्लोजली पैक्ड तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज रिलेटिवली मोर पैक्ड देन सिंपल क्यूबिक। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये चीज हमेशा आगे भी दिखाई पड़ेगी,
हमने पहले कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था 6, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर देखा 8, और यहाँ पहले पैकिंग फ्रैक्शन देखा 0.52, अब पैकिंग फ्रैक्शन देखा 0.68। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का बढ़ना पैकिंग के बढ़ने को इंडिकेट करता है। मतलब जितने ज्यादा एटम किसी एक एटम को घेर रहे होंगे, इसका मीनिंग वो पैकिंग उतनी ज्यादा क्लोज्ड हो। ठीक है, वो नंबर से दिखाई भी पड़ता है। ठीक, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सिमिलरली अब आगे बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उस पर आए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हटा रहा हूं मैं इसे। यही सारा डिस्कशन हमें एफसीसी में भी करना है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला केस है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको एफसीसी बोलते हैं, और इसी का एक और नाम भी है क्यूबिक क्लोज पैक यूनिट सेल, शॉर्ट में सीसीपी बोला जाता है। सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक यूनिट सेल, एक ही बात है। एफसीसी लिखा हो चाहे सीसीपी लिखा हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। कैसा है ये? सबसे पहले डायग्राम अगर बनाए तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यूनिट सेल अपने आप में एक क्यूब है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होंगे? एट द कॉर्नर, as well as at the face center of each face, सभी फेस के सेंटर पर भी होंगे। पीछे वाला फेस कुछ इस तरह का। सारे आइडेंटिकल एटम में बनाते समय कि कोई छोटा कोई बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग को यही समझना है कि सारे आइडेंटिकल। ठीक है, ये इसकी कहानी है। और इस केस में जो टचिंग पोजीशन है वो इंफॉर्मेशन में दे दूं तो जो फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट है वो अपने फेस के सभी कॉर्नर वाले एटम्स के साथ में टचिंग पोजीशन पर होता है। मतलब ये फेस के सेंटर वाला एटम अपने फेस के चारों कॉर्नर वालों को टच करता है, ये इंफॉर्मेशन है। और उसके अलावा अपने फेस से जुड़े हुए फेस, मतलब इस फेस से डायरेक्ट कितने फेस जुड़े हुए हैं इस क्यूब के, तो जैसे ऊपर वाला फेस इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे नीचे वाला फेस भी जुड़ा हुआ है, ऐसे फ्रंट वाला फेस इससे जुड़ा हुआ है इस एज से, ऐसे बैक वाला फेस इस एज के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं सामने वाले फेस की बात करूं तो सामने वाला फेस इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन बाकी के जुड़े हुए हैं। तो जो जितने भी फेस इससे जुड़े हुए हैं उन फेसेस के सेंटर पर जो एटम्स हैं जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, वो एटम्स भी इसको टच कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि इसको टच करने वाले एटम्स मैंने मार्क किए, ये इंफॉर्मेशन है। मतलब फेस सेंटर्ड एटम इज इन टचिंग पोजीशन विद कॉर्नर एटम्स ऑफ इट्स फेस as well as face centered atom of its adjacent faces, जो faces उससे adjacent जुड़े हुए हैं वो सारे उसको टच कर रहे हैं, उनके सेंटर वाले एटम उनको टच कर रहे हैं। मतलब each face centered atom touches corner atoms of its face and adjacent face centered atoms, adjacent face centered atom, उनको भी ये टच कर रहे हैं।
ठीक बात है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू पता करनी हो कि कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में, तो क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर? तो शायद तुम्हारा आंसर 8 आ रहा हो, 4 और बाकी के 4 8, लेकिन आंसर 8 नहीं है बल्कि 12। करेक्ट आंसर इज 12। वो कैसे, वो तो दिख ही नहीं रहा। तो वो क्यों नहीं दिख रहा, उसको देखने के लिए हमें अगल बगल वाली यूनिट सेल में भी झांकना पड़ेगा। जैसे अभी ये बताया गया कि ये फेस के सेंटर वाला एटम अपने एडजेसेंट फेस के सेंटर वाले एटम्स को टच कर रहा है, तो जैसे ये क्यूब है ऐसे ही इस साइड में भी क्यूब होगा, और उस साइड में जो क्यूब होगा उसके एडजेसेंट फेसेस के सेंटर वाले एटम, ये फेस के सेंटर वाले एटम में मार्क कर रहा हूं, फेस के सेंटर वाले एटम वो भी इसको टच करेंगे। 4 फेस के सेंटर इधर, 4 फेस के सेंटर वाले एटम इधर, तो टोटल 4 4 8 और 4 12। ठीक बात है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 12। अब अगर यही चीज पूछी जाए कॉर्नर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना है, तो शायद बता ही ना पाओ, वो और ज्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए हमें इस डायग्राम से हमारा काम नहीं चलता, उसके लिए हमें और ज्यादा बिगर व्यू देखना पड़ता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको हटा के इससे बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, इसको हटा रहा हूं मैं। हमें कॉर्नर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाना है, और मैं बता दूं कि नंबर उसका भी 12 ही है। जैसा मैंने इसके पहले बताया था कि एटम की पोजीशन के बेसिस पर हमको डिफरेंट लगते हैं, लेकिन कहानी सबकी एक जैसी ही होती है। तो वो एक जैसी कहानी कैसे है इस केस में, उसके लिए ये बड़ा क्यूब, इसको मैं 8 छोटे क्यूब्स में बांट रहा हूं। इस तरह से ये 8 छोटे क्यूब, मैं एक क्यूब को हाईलाइट कर दे रहा हूं डिफरेंट कलर से ये क्यूब है, ऐसे 8 क्यूब्स हैं यहाँ पे, 8 क्यूब्स। अब अपन को ये समझना है कि कॉर्नर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे। तो मान लेते हैं ये कॉमन कॉर्नर, और जैसे इसके पहले डायग्राम में दिख गया था कि कॉर्नर वाला एटम फेस के सेंटर वाले एटम को टच करता है, और एडजेसेंट कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कॉर्नर वाला एटम, हमें ये तो पता है कि कॉर्नर वाला एटम 8 क्यूब्स में लाई करता है। इस डायग्राम में ये 8 क्यूब्स दिखा रहे हैं, सबके लिए कॉमन कॉर्नर है। साथ में अगर हम ध्यान दें तो ये कॉमन कॉर्नर या कोई भी एक कॉर्नर 12 फेसेस के लिए कॉमन होता है। देखो मैं मार्क कर रहा हूं, जैसे ये 4 फेसेस दिख रहे होंगे, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, 4 फेसेस दिख रहे हैं। सिमिलरली 4 फेसेस ये 4 फेसेस, ये वाले 1 2 3 4। मतलब इसको और बेटर समझने के लिए मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है। तो
मैंने एक प्लेन पहले दिखाया ये वाला येलो कलर से, दैट प्लेन वाज फॉर्म बाय y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो ये yz प्लेन हो गया, yz प्लेन। ऐसे ही मैंने ब्लू कलर से मार्क किया x एक्सिस और y एक्सिस को यूज करके, तो ये अपन का हो गया xy प्लेन, xy प्लेन। और ऐसी एक और प्लेन भी है जिसको हम मार्क कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सिस, कौन कौन सी, x और z, x और z, नहीं ये वाला तो जो प्लेन बन रहा है वो x एक्सिस और z एक्सिस को यूज किया है, तो ये xz प्लेन बना। और एक और प्लेन जिसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूं, ये चार प्लेन। अब थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, हम जितनी ज्यादा लाइनें और कलर्स और ये सब कुछ यूज करेंगे उतना ज्यादा, लेकिन अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये इसमें जो एक्सिस यूज किए मैंने x और y एक्सिस, तो ये xy प्लेन कहलाएगा। xy प्लेन पर चार फेसेस देख सकते हैं, yz प्लेन पर चार फेसेस देख सकते हैं, zx प्लेन पर चार फेसेस देख सकते हैं, और ये सभी प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और इनका सबका कॉमन कॉर्नर ये होगा, कॉमन कॉर्नर ये होगा। मतलब ये कॉर्नर वाला एटम इन सभी फेसेस के सेंटर पर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनको टच कर रहा होगा। तो इस तरह से टोटल 12 फेसेस है जिनके सेंटर पर एटम 12 होंगे और उन 12 एटम्स को कॉर्नर वाला एटम टच कर रहा होगा। इसका मतलब कॉर्नर वाले एटम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। मतलब मैं इस बात को लैंग्वेज में लिख देता हूं कि ईच फेस सेंटर्ड एटम, इसको याद भी रखना है, सेंटर्ड एटम टचेस 4 corner atoms of its face and 8 face centered atoms of its adjacent फेसेस। ये तो फेस के सेंटर वाले एटम की लैंग्वेज हो गई। ऐसे ही कॉर्नर वाले एटम की लैंग्वेज भी लिखूं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, बता रहा हूं मैं इसको। Each corner atom touches 12 face centered atoms face centered atoms, 4 each in xy, yz and xz plane respectively। ठीक बात। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आए, चाहे कॉर्नर का एटम हो चाहे फेस के सेंटर का एटम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, अब इसके आगे और क्या बात करनी है, तो रैंक ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन और पैकिंग फ्रैक्शन, जैसा कि बाकी यूनिट सेल्स में अपन ने पढ़ा था। तो उस पर आए, इसको नोट कर लेना। रैंक की बात करते हैं, जेड ऑफ यूनिट सेल। तो जैसे अपन को ये पता है कि इस यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर एटम्स हैं। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कॉर्नर वाले एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 × 1/8। और इसके अलावा फेस के सेंटर पर भी एटम्स हैं, और कितने फेसेस होते हैं एक क्यूब में, तो टोटल नंबर 6 है।
और कोई भी जो फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट होगा वो साइमल्टेनियसली कितने क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो 2 क्यूब्स में, एक आधा इधर और आधा इधर, मतलब इफेक्टिवली किसी एक यूनिट सेल में उसका जो पोर्शन लाए कर रहा होगा वो हाफ होगा। तो इस तरह से टोटल 6 एटम्स और उनका कंट्रीब्यूशन हर यूनिट सेल में आधा आधा। तो अगर हम सबकी काउंटिंग करेंगे तो ये टोटल नंबर आएगा 3 + 1 4। याद रखना कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, 1/8 होता है, फेस के सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, बॉडी के सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1 होता है क्योंकि वो पूरी तरह से बॉडी के अंदर है। इसके अलावा और भी कुछ लोकेशंस है, मैं यहीं पर नाम ले लूं, जैसे एटम हमें एजेस के सेंटर पर भी देखने को मिलेंगे। अगर कोई एटम एज के सेंटर पर है, एज के सेंटर पर है, तो वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो वो नंबर आएगा 1/4। एज के सेंटर पर जो एटम होगा वो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4। जैसे मैं यहाँ पर अगर शो करूँ तो एक एक एज 4 यूनिट सेल्स के लिए कॉमन होती है। ये फ्रंट वाले 4 यूनिट सेल के लिए कॉमन एज है, ये कॉमन एज 4 यूनिट सेल के लिए कॉमन होती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी एटम होगा वो 4 में बटा होगा, तो हर एक में जो पार्ट लाए करेगा वो 1/4 लाए करेगा। ऐसे और ऐसे कट कर दें तो टोटल 4 पार्ट्स में बट गया 4 यूनिट सेल्स में। तो इस तरह से ठीक उसको यूज करेंगे अपन, तो z की वैल्यू 1 आए। अब इसके अलावा एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन पाए, तो उसके लिए मैंने पहले भी बोला था कि हम वो डायरेक्शन चूज करेंगे जिस डायरेक्शन में हम इंश्योर्ड हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टचिंग पोजीशन पर है। अगर मैं इसका एक फ्रंट व्यू यहाँ पर बनाऊं, एक फेस का डायग्राम, तो हमें पर दिखाई पड़ेगा कि एटम फेस के सेंटर पर है, एक एटम। इसके अलावा कॉर्नर वाले एटम उस फेस के सेंटर वाले एटम को टच कर रहे होंगे, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। और एडजेसेंट कॉर्नर वाले टच नहीं करते। ये फ्रंट व्यू कह लो, फ्रंट व्यू, ठीक बात। अब हमें पता है कि एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज a और रेडियस ऑफ एटम इज r, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अलोंग फेस डायगोनल एटम टचिंग पोजीशन पर, अलोंग फेस डायगोनल, तो हम उसी डायरेक्शन में रिलेशनशिप पा पाएंगे। और अगर एज लेंथ a है तो फेस डायगोनल की लेंथ होगी a√2, और अगर रिलेशन देखें r के साथ तो ये r r r और r, तो रिलेशन क्या आ रहा है, a√2 = 4r, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a = 2√2r। समझ में आती है बात? मतलब FCC के केस में एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन है a = 2√2r। और सबसे लास्ट में आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की बात। तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकाले तो क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके पहले हम लोगों ने पैकिंग फ्रैक्शन देखा था 0.52, फिर 0.68, तो इस केस में जो पैकिंग फ्रैक्शन आना चाहिए वो 0.68 से और ज़्यादा आना चाहिए और कम आना चाहिए। हम क्या उम्मीद करें, तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले वाले केस में 6 था, दूसरे वाले में 8 था, इस वाले में 12 है। और मैंने ये बोला था कि जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है इसका ये मीनिंग होता है कि एटम्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, और अगर एटम ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है तो इसका ये मीनिंग निकलेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा का मतलब अब इस केस में आना चाहिए आंसर हमारा 0.68 से भी ज़्यादा। देखते हैं आता है या नहीं। चेक करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो z दैट इज 4 × 4/3 पाई r का क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो a की जगह पर लिख लेते हैं 2√2 r का क्यूब, तो r तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से इसका क्यूब करेंगे तो 16√2 आएगा, और ऊपर 16 तो वो कट जाएगा और ये आएगा π/3√2। हमें ये रिजल्ट भी याद रखना होता है, कभी कभी यही लिख देते हैं, तो अगर हमें पता नहीं होगा तो फिर हम फंस जाएंगे। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये लगभग आता है 0.74, या हम कह सकते हैं 74%। मैंने कहा था कि
FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर चूंकि ज़्यादा है तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू भी पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। ठीक है, समझ सकते हो। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, किस किस तरह से रिजल्ट सामने आ रहे हैं। ठीक, इसी तरह से एक और यूनिट सेल अपन को पढ़ना है, हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ और बातें भी पढ़ेंगे। जैसे अभी जो डिस्कशन अपन कर रहे हैं इसमें ये 3 डायमेंशन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है, उसके हिसाब से यूनिट सेल डिफाइन किए जा रहे हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कोई भी एलिमेंट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल फॉलो करता है। मतलब मे बी आयरन एटम की बात करें तो वो तो मेरे का ही पड़ेगा कि FCC स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे कैल्शियम एटम BCC स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब फिक्स्ड है और उसके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो हमें एग्जाम्पल नहीं याद रखने हैं, हालांकि एग्जाम्पल्स मिल भी जाएंगे, NCERT में तुम्हारी शीट में भी लिखे होंगे, लेकिन हमें स्ट्रक्चर्स को क्लियर करना है कि FCC BCC सिंपल क्यूबिक का मीनिंग क्या है। अब अभी 3 डायमेंशन में ये बातें डिस्कस हो रही हैं, सिमिलरली हमें ये डिस्कशन 2D में भी करना है कि 2 डायमेंशन में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा 1 डायमेंशन में पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये सारी बातें डिस्कस करनी है। और साथ में ये डिस्कशन भी करना है कि अगर हम इन बातों को मर्ज करें, मतलब रिलेट करें कि 1D को यूज करके 2D कैसे बना या 2D को यूज करके 3D कैसे बना, तो वो सारी बातें किस तरह से सामने आएंगी ये भी हमें डिस्कस करना है। क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे हैं वो कुछ भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। हमें 1D में भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2D में भी मिलते हैं, 3D में भी मिलते हैं। अभी 3D का डिस्कशन चल रहा है, फिर हम 1D का डिस्कशन करेंगे, फिर 2D का करेंगे, फिर कोरिलेट करेंगे सभी को। और सिमिलर डिस्कशन होगा पैकिंग फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर, एजलन रेडियस रिलेशन, ये सब कुछ इसी तरह से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसको रोकते हैं, बाकी इसके बाद यहीं से नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से फिर तुम्हारा होमवर्क स्टार्ट होगा। तो अभी होमवर्क नहीं दिया जा रहा है, अभी के लिए इतना है। ठीक है, तो ये और इसको पढ़ो, पढ़ते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर हमें याद है सारी बातें तो हम बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। अगर हमने समझ लिया है लेकिन याद नहीं किया है तो हम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, और अगर हमने याद कर लिया और समझा नहीं है तो भी हम कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो हमें याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, पढ़ो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं हम लोग, टेक केयर।